और गुर्बत से तंग आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं लड़की बन गया और लड़की की आवाज़ निकाल कर वीडियो बनाने लगा। गंदे लोग मेरे पास आते और मुझे पैसे भेजते थे। हमारे हालात बेहतर होने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता मैंने लड़कियों वाला मेकअप सीखा और अब वीडियो कॉल्स करके और भी ज़्यादा पैसे आते थे। हालात कुछ बेहतर हुए थे। किसी को नहीं पता था कि मैं क्या काम करता हूँ। घर में बताया कि मैं ऑनलाइन शो होस्ट करता हूँ, उसके पैसे आते हैं। तभी ऐसा हुआ कि एक सेठ ने मुझे शादी की पेशकश कर दी और साथ ही करोड़ों रुपए और घर भी मुझे देने को कहा। मुझे लालच हुआ कि एक साथ ही रकम आ जाएगी तो कभी मजीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं मान गया और सेठ ने वादे के मुताबिक सब कुछ मेरे नाम कर दिया। शादी की रात वो कमरे में आया तो मैं बहाना करके सो गया कि सुबह सब सच बताऊंगा। लेकिन अगली सुबह मेरी आंख खुली तो ज़मीन पैरों से निकल गई, क्योंकि मेरा पेट तो... मेरा नाम फरहान है, मेरा ताल्लुक कराची से है। हम 3 बहन भाई थे। भूख और गुर्बत इंसान को उस दौराहे पर ले आते हैं कि अपनों को सुख देने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, गुर्बत से निकलने के लिए वो इतना आगे निकल जाता है कि जब इंसान समझता है कि मैं अब इस मुश्किल से निकल जाऊंगा, वो और भी उसमें फंस चुका होता है। और यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अब्बा एक अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी करते थे, मगर आमदन बहुत कम थी। फिर भी उस दौर में अब्बा ने हमें स्कूल में दाखिल करवाया। अम्मा रात की बची हुई रोटी पर घी लगाकर हमें कागज़ में लपेटकर किताबों के बैग में डाल देती थी कि जब भूख लगे तो खा लेना। मैंने अम्मा को कई दफ़ा मना किया कि मैं घर आकर खा लूँगा, मगर अम्मा नहीं मानती थी। और जब मैं देखता कि मेरी क्लास के बाकी लड़के अच्छे से टिफ़िन में खाना खा रहे होते तो मैं अपना बैग खुद से लपेटे क्लासरूम से निकल आता कि कहीं वो मुझे शॉपर में रोटी खाते देखकर मेरा मजाक ना उड़ाए। मगर कहते हैं ना कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। क्लास में एक लड़का था मुबीन। जब उसने मुझे इस तरह से निकलते देखा तो मेरे पीछे आ गया। मैं समझा कि शायद मुझे बातें सुनाएगा कि सबके बीच बैठकर अपना टिफ़िन क्यों नहीं खाते। मैं अभी यही सोच रहा था जब मुबीन ने कहा, फरहान, लगता है तुम अपना टिफ़िन घर भूल आए हो। तभी क्लास से बाहर आ गए। मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे भूख ही नहीं है, इसीलिए मैं उठकर यहाँ आ गया। मगर उसने कहा, घबराओ नहीं, चलो आज से हम दोस्त बन जाते हैं। कोई भी बात हो तुम मुझसे और मैं तुमसे शेयर करूंगा। और हाँ, एक और चीज़ भी। मुझे खामोश देखकर मुबीन ने कहा, यार तुम बहुत बोर इंसान हो, बंदा पूछ ही लेता है कि क्या है क्या नहीं। और वो मुस्कुराने लगा और कहा, अरे पागल, टिफ़िन की बात कर रहा हूँ कि आज से तुम अपना टिफ़िन मत लाना। मेरा रोज़ का टिफ़िन मुझे अकेले से नहीं खाया जाता। जब घर जाता हूँ तो मम्मा डांटती हैं कि मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ। मगर अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। मैंने पूछा, वो कैसे? तो मुबीन ने कहा, अब मैं टिफ़िन तो लाया करूँगा, मगर उसे ख़त्म तुम किया करोगे। और मैं उसकी बात सुनकर नम आंखों से हंसने लगा। तो मुबीन ने मुझे देखकर कहा, अच्छा, अब तुम लड़कियों की तरह रोने न लग जाना, तुम्हें अपनी मम्मा से भी मिलवाऊंगा मैं। और पता है, मेरी मम्मा बहुत अच्छे सैंडविच बनाती हैं, मैं तुम्हें किसी दिन घर लेकर चलूंगा। इस तरह मेरी और मुबीन की दोस्ती हो गई। अब वो रोज़ अपना खाना मुझे दे देता और मैं उसे कहता कि मैं इस शर्त पर खाऊंगा अगर तुम मेरे साथ खाना खाओ, और हम दोनों मिलकर टिफ़िन साफ कर देते। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने मेरे खाने का वसीला मुबीन को बना दिया। अब मैं क्लास में भी मुबीन के साथ बैठता। क्लास में कुछ लड़के ऐसे भी थे जिनको मेरी और मुबीन की दोस्ती से मसला था। एक दिन उन लड़कों ने मुबीन से कहा, तू तो हमें अच्छे घर का लगता है, तुझे क्या मुसीबत पड़ी थी इस गरीब से दोस्ती करने की? इसका तो यूनिफॉर्म भी इतना पुराना है कि हम तो इसे अपने पास भी ना भटकने दें, और तूने इससे दोस्ती करके इसको अपने साथ क्लास में बेंच पर बिठाना शुरू कर दिया है। मुबीन ने कहा, यह भी हमारी तरह इंसान है, तुम लोग इसके कपड़ों और इसके गरीब होने से इससे नफरत करते हो, मगर याद रखो, जो आज तुम्हारे पास है कल को वो सब इसके पास भी होगा। तो तुम्हें चाहिए कि डरो उस वक्त से कि कहीं कल को तुम फरहान की जगह ना हो। और हाँ, एक बात और, फरहान मेरा दोस्त है, अब तुम में से कोई भी इसकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन प्रिंसिपल से कर दूंगा। और फिर वो लड़के चले गए। मैं मुबीन का शुक्रिया अदा करने लगा। तो उसने कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं भाई हो। जब से मेरी मुबीन से दोस्ती हुई थी मैं बहुत खुश था, क्योंकि स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं स्कूल से खुशी खुशी घर आया तो आगे एक और परेशानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब्बा आज वक्त से पहले ही घर पर थे, क्योंकि पहले तो अब्बा रोज़ रात गए अस्पताल से वापस आते थे। मैंने बैग चारपाई पर रखा और अब्बा के पास बैठ गया। उस वक्त मैं 8वीं जमात में था और अब्बा की कंपाउंडर की नौकरी से भी घर नहीं चल पा रहा था। अब्बा भी बहुत परेशान थे और दिन ब दिन अब्बा का रवैया सख्त होने लगा। अब्बा ने कहा, मैं अब तुम लोगों की स्कूल की फ़ीस भी नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अम्मा ने कहा, ऐसे कैसे निकाल दिया? कोई तो वजह होगी ना,
बताएं क्या बात है। तो अप्पा ने कहा, वो एक प्राइवेट अस्पताल था और वो लोग जाली दवाइयां सप्लाई कर रहे थे। आज वहां पुलिस की रेड पड़ी और उन्होंने अस्पताल को सील कर दिया। अब्बा ने कहा, एक नौकरी थी, अब वो भी नहीं रही, कैसे गुजारा होगा। अब देखता हूं कि कोई और काम मिल सके। अब्बा भारी कदमों से उठकर कमरे में चले गए और अम्मा दुपट्टे से अपने आंसू साफ करने लगी। पैसा भी क्या चीज है ना, ये हो तो हर जरूरत पूरी हो सकती है, पैसा ना हो तो लगता है कि जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। मुझे अब अपना स्कूल छूटता नजर आने लगा था, मगर मुझे अब स्कूल छूटने से ज्यादा परेशानी ये थी कि ये घर कैसे चलेगा। जिन हालात में मैंने आंख खोली थी, मैं अपनी उम्र से ज्यादा सोचने लगा था और अब मुझे काम करना था, अपने घर वालों के लिए कुछ करना था। अब्बा टेंशन की वजह से बिस्तर से जा लगे और एक दिन इसी परेशानी में दुनिया से चले गए। मैंने सोचा भी ना था कि अब्बा हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैं रो रहा था कि मेरे बाप को गुर्बत खा गई। अब्बा के यूं अचानक दुनिया से चले जाने से हम बिखर कर रह गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे। अब्बा के होते हुए खाना एक टाइम ही सही पकता तो था। अम्मा इन हालात में भी सब्र से घर संभाल रही थी और मैंने अम्मा को कभी शिकवा करते नहीं देखा था। मगर अब अब्बा के जाने के बाद मुझे ही कुछ करना था। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। जब से होश संभाला था, घर में गुर्बत ही देखी थी। बहन भाई को भूख से रोते देखा था और मेरा बाप, वो इस गुर्बत से जीत न सका और गुर्बत से लड़ते लड़ते दुनिया से ही चला गया। बाप की अहमियत उनके जाने के बाद ही पता चलती है। अब्बा थे तो परवाह नहीं थी कि आटा कहाँ से आएगा, सब्जी घी और घर की बाकी ज़रूरतें कैसे पूरी होती थी, ये अब्बा ही जानते थे। अब्बा के जाने के बाद मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया और गली गली काम ढूंढने पर निकल पड़ा, मगर कोई काम न मिलता। अम्मा ने अपनी किफ़ायत शुआरी से जो कुछ बचाया था वो भी खर्च हो चुका था। अब घर में फाके थे, मुझसे अपनों की हालत देखी न जाती। मैं सुबह होते ही घर से निकल पड़ता। एक दिन किस्मत को मुझ पर रहम आ गया और मुझे गाड़ियों की वर्कशॉप पर काम मिल गया। मैं रोज़ सुबह 5 बजे वर्कशॉप पर आ जाता, क्योंकि वर्कशॉप के मालिक ने कहा कि मेरे आने से 2 घंटे पहले तुम लोग वर्कशॉप पर मौजूद हो। मेरे साथ एक और लड़का था जो वर्कशॉप पर काम करता था, वो भी मेरी तरह गरीब घर से था। उसने कहा, जो मजदूरी मिलती है उससे एक वक्त का खाना बनता है या बीमार बहन के लिए दवा ले जाता हूँ, और बस। मैंने कहा, हम मालिक से बात करते हैं कि जब इतना काम लेता है तो तनख्वाह भी बढ़ाए। तो उस लड़के ने कहा, मैंने बहुत दफ़ा बात करना चाहिए, मगर मालिक आगे से कोई ना कोई बहाना कर देता है और हम तो नौकर हैं, हमारी क्या मजाल जो मालिक से बहस कर सके। तब मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं करूँगा बात। और सुबह जब वर्कशॉप का मालिक आया तो मैंने शाम को उससे बात की कि हम गरीब लोग हैं, इस महंगाई में इतने से पैसों में गुजारा नहीं होता, आप हमारी तनख्वाह बढ़ा दें। तो मालिक ने कहा, मैंने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा जो तुम लोगों की आए दिन फरमाइश पूरी करता रहूं। तुम कल आए हो और मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मालिक ने कहा, तुमसे पहले जो लड़का काम करता है उसको मैं जो पैसे देता हूं वो उस पर चुपचाप काम करता है। तो मैंने कहा, वो इसलिए चुप है कि शायद आपको इस बात का एहसास हो जाए कि हम भी इंसान हैं। आप हमसे 18-18 घंटे काम करवाते हैं और नाम दिहाड़ी का रखा है। तो वर्कशॉप के मालिक ने कहा, तुम्हें कोई काम नहीं देता था, मैंने तरस खाकर काम दिया और तुम मुझसे बहस करते हो। जाओ, जो तुम्हें अच्छे पैसे दे उसके साथ लग जाओ काम पर। और मैं खामोशी से वहीं वर्कशॉप पर काम करने लगा, क्योंकि मालिक ने सही कहा था कि मुझे कोई काम नहीं मिलना और वर्कशॉप से इतना भी टाइम नहीं निकलता था कि मैं यहाँ से जाकर कोई और काम ढूंढ सकूँ। मुझे वर्कशॉप पर काम करते हुए 5 साल हो गए थे। वर्कशॉप के मालिक ने दुकान किसी और को बेच दी और वो आदमी उससे कुछ ज़्यादा पैसे देने लगा, जिससे अब हम खाना खाकर सोते थे, मगर कोई और ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती थी। मैं अब 22 साल का हो गया था, मगर अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगता था। एक दिन वर्कशॉप पर एक लड़का गाड़ी रिपेयरिंग करवाने आया तो मैं दूसरी तरफ किसी सोच में गुम था। जब उसने पास आकर कहा, कैसे हो दोस्त, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने कुछ ना समझते हुए उससे कहा, क्या है भाई, गाड़ी का कोई मसला है? तो उसने कहा, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कब से हो। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसकी गाड़ी चेक करने लगा। तो उस लड़के ने कहा, इतने साल गुजर गए, जवान हो गए, मगर हो अभी भी उतने ही बोर इंसान जितने स्कूल में थे। मैंने हैरान होकर पूछा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उसने कहा, अच्छा है, क्या खूब दोस्ती निभाई, आज अपने इकलौते दोस्त को नहीं पहचाना। तो मैं हैरान रह गया, वो तो मुबीन था। मैं खुशी से उसके गले लगा और उससे पूछा कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। तो उसने कहा, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पहुंच गया था और वहां से पता चला कि तुम वर्कशॉप पर काम करते हो। मैंने उसे बताया
कि अब्बा के जाते ही घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और मैं काम करने लगा। तो मुबीन ने कहा, दोस्ती सिर्फ नाम की थी, जो कुछ हुआ तुम मुझे बताते तो सही। मुझसे जो भी बन पड़ता मैं करता। मुबीन मुझसे गिला कर रहा था, पर मैं किस तरह उस पर बोझ बन सकता था। मुबीन ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने दोस्त से बात करूंगा, वहां तुम्हारी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, मगर मुझे ये गिला रहेगा कि तुमने इतना मुश्किल वक्त गुजारा और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मुबीन ने मुझे तसल्ली दी और कहा, अब तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा दिन काम नहीं करना पड़ेगा, मैं जल्द ही तुम्हें काम दिलवाऊंगा। और वो कहकर चला गया। नसीब भी क्या चीज़ है ना, किसको कब कहाँ मिला दे पता ही नहीं चलता, और कब कहाँ पहुँचा दे कोई नहीं जानता। मुबीन से दोबारा मिले 1 माह हो गया था। वो वापस नहीं आया था। मैं इसी सोच में था कि पता नहीं मुबीन को याद भी होगा कि नहीं। तभी मुबीन वहाँ आ गया। उसने कहा, मेरे साथ चलो और ये काम अब छोड़ दो। वो मुझे लेकर एक ऑफिस में आया। उसने कहा, तुम कल यहाँ आ जाना, तुम्हें काम दे देंगे। और मुझे घर छोड़कर चला गया। जब मैं ऑफिस में गया तो वहाँ एक लड़के से कहा, मुझे मुबीन साहब ने भेजा है। तो वो हंसने लगा और कहा, तुम क्या समझते हो, हम यहाँ खैराती नौकरियाँ बांट रहे हैं। मैं मायूस होकर वहाँ से वापस आ गया। फिर एक दिन मुबीन ने कहा, फरहान एक काम और है, मगर मुझे तुम्हें बताते हुए शर्म महसूस हो रही है। मैंने कहा, जो भी है तुम मुझे बता दो, मेरे हालात ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है, अब मुझ पर कोई बात भी असर नहीं करती। तो उसने कहा, जब मैंने ऑफिस में तुम्हारे लिए बात की तो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी। उस वक्त मुझे खामोश होना पड़ा, क्योंकि मैं भूल गया था कि तुमने तो पढ़ाई स्कूल से ही छोड़ दी थी। मगर एक काम है जिसके लिए तालीम की और डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। मुबीन ने कहा, मेरा मशवरा है कि तू सोशल मीडिया पर लड़की बनकर वीडियो वगैरह बनाने लग जा, बहुत पैसा है इस काम में। और तब उसने एक नया मोबाइल दिया। मैं बहुत मजबूर था। एक तरफ अम्मा की दवाइयाँ थी, बहनों की शादियाँ करनी थी, और दूसरी तरफ मेरी खाला की बेटी थी जो बचपन से मेरे नाम से मंसूब थी, जिससे मैं मोहब्बत करता था। खालू कहते थे कि अगर कुछ साल तक तुम्हारा काम न बना तो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दूंगा, और अम्मा भी परेशान होती। इसीलिए अब जो काम हाथ आया था मैं उसको गंवाना नहीं चाहता था। मैं बहुत ही गरीब था और गुर्बत से तंग आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं लड़की बन गया और लड़की की आवाज़ निकालकर वीडियो बनाने लगा। गंदे लोग मेरे पास आते और मुझे पैसे भेजते थे। हमारे हालात बेहतर होने लगे थे। अब अम्मा बहनों का जहेज बनाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने लड़कियों वाला मेकअप सीखा, और अब वीडियो कॉल्स करके और भी ज़्यादा पैसे आते थे। हालात कुछ बेहतर हुए थे। किसी को नहीं पता था कि मैं क्या काम करता हूँ। मैंने घर में यही बताया कि मैं ऑनलाइन शो होस्ट करता हूँ, उसके पैसे आते हैं। घर वाले अनपढ़ थे, किसी को कुछ नहीं पता था, बस पैसे से मतलब था, और मैं इस दलदल में धंसता चला गया। तभी ऐसा हुआ कि एक सेठ ने मुझे शादी की पेशकश की और साथ ही करोड़ों रुपए और घर देने का मुझे कहा। मेरे दिल में लालच आया कि एक साथ ही रकम आ जाएगी तो कभी मजीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं मान गया। सेठ ने वादे के मुताबिक सब कुछ मेरे नाम कर दिया, और शादी की रात कमरे में आया तो मैं बहाना करके सो गया कि सुबह होगी तो उसे सब कुछ सच बता दूंगा। लेकिन अगली सुबह मेरी आंख खुली तो पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे पेट पर तो सिगरेट के निशान थे। मैं सोचता रहा कि ये कब और कैसे हुआ मेरे साथ। तभी वो सेठ कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बैठ गया। उसने जो रात मुझे जूस दिया था उसमें नींद की दवा थी। मुझे पता ही ना चला, मैं गहरी नींद सोया रहा, और न जाने रात को क्या हुआ। मैं घबरा गया था। मेरे पेट पर, बाजू पर सिगरेट के निशान थे। मैंने कहा, मैं आपको सब कुछ सच बताना चाहता था, मैंने ये सब मजबूरी में किया है। तो सेठ ने कहा, परेशान मत हो, मैं तो सब कुछ पहले से ही जानता हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ये सब खेल मैं भी खेलता रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता था। फिर घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी बीवी की मुझसे ना बन सकी, क्योंकि वो मेरे बारे में जान गई थी, और घर वालों को औलाद चाहिए थी। मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी एक गरीब लड़की से कर दी, पर औलाद फिर भी नहीं हो सकी। सभी उस बेचारी लड़की को इल्ज़ाम देते, और वो मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करती, क्योंकि मैंने उसके गरीब माँ बाप का खर्च उठाया हुआ था। उसकी बहनों की शादियों के लिए पैसे दिए, पर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, और मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जान गई थी कि मेरे हमजिन्स परस्त दोस्त हैं। मुझे तो हमजिन्स पसंद है। मैं एक हमजिन्स परस्त हूँ, जैसे तुम मुझे बहुत पसंद हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। और वो जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा, मैंने उस बूढ़े सेठ को धक्का दे दिया। उससे कहा, मैं ये सब मजबूरी में करता हूँ, मैं तो एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ जो मेरे इंतजार में बैठी है। और मैं उसको सब कुछ बताने लगा। उस सेठ ने कहा, तुम मुझे खुश किया करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी घर जायदाद सब कुछ दूंगा।
मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मुझे यहां से जाने दो। उसने कहा, तुम मेरे जीते जी यहां से नहीं जा सकते, अब तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने खरीदा है तुम्हें, अब से यहीं रहोगे तुम। और मेरे पसीने छूट चुके थे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और अगर मेरी माँ को सब कुछ पता चल गया तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मैंने उस बूढ़े से कहा, मैं तुम्हारी असलियत दुनिया वालों को बता दूंगा। उसने कहा, मुझे अब परवाह नहीं, जिसको बताना है बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हारी महबूबा को असलियत बताऊंगा, और उन लोगों को जिनसे तुम लड़की बनकर मोहब्बत के वादे करते रहे हो, तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए बेहतर है जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका था, मुझे यहां से निकलना था। अब अगर मैं उस सेठ से ज्यादा बहस करता तो मामला खराब हो सकता था। मैंने उससे 2 दिन का वक्त मांगा कि मुझे सोचने दे। उसने कहा, यह घर तुम्हारा है, जितना सोचना है सोच लो बैठकर, लेकिन फैसला मेरे हक में ही होना चाहिए, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और वो चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। पूरे घर में सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे और उनमें से ज्यादातर सेठ जैसे ही थे। मुझे सबसे घिन महसूस होने लगी। उस दिन पहली बार मैंने रो रो कर अपने रब से माफी मांगी कि मुझे बचा ले, मुझसे ये सब अनजाने में हो गया। मैं मजबूरियों के बोझ तले इतना दब गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस दलदल में धंसता जा रहा हूँ। और तभी मेरे जहन में मुबीन का ख्याल आया। ये शुक्र था कि मोबाइल फोन मेरे पास था। मैंने फौरन मुबीन को सब कुछ बताया और उससे मदद मांगी। तो उसने कहा, एक बार मुझसे पूछ तो लेते, तुम उस सेठ को जानते नहीं हो, वो तो बहुत पुराना खिलाड़ी है, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। मुबीन भी परेशान हो चुका था। और फिर उसने बताया कि तुम किसी तरह गार्ड के खाने में नींद की दवा मिला दो और बाहर निकल आओ, या फिर मैं खुद तुम्हें लेने आता हूँ। मुझे इस वक्त वाकई उसकी जरूरत थी। मैं मर्द होकर भी घबरा रहा था और मेरे लिए ये सब शर्मिंदगी का बाइस थी। घर से भी फोन आ रहे थे कि मैं 2 दिन से कहाँ हूँ। शुक्र है कि सेठ दोबारा नहीं आया था। शाम तक मेरा दोस्त पहुंच ही गया। वो बड़ी मुश्किल से खिड़की से आया था। उसने कहा, बाहर अभी गार्ड सो रहे हैं, हमारे पास यही मौका है यहाँ से निकलने का। मेरे दोस्त ने कहा, पहले तुम बाहर निकलो, फिर मैं आता हूँ, एक साथ गए तो पकड़े जाएंगे। मैं जैसे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो पीछे से सेठ ने आवाज दी, कहने लगा, कहाँ भाग रहे हो, पहले मुझसे तलाक तो ले लो। मैंने कहा, यह सब अनजाने में हुआ और ऐसा निकाह कभी हो ही नहीं सकता। तुम गंदी जहनियत के हो, मेरी मजबूरी से फायदा उठा रहे हो। और जैसे ही वो सेठ अपने गार्ड को आवाज देने लगा, मेरा दोस्त जो अभी दरवाजे के पीछे था, उसने भारी गुलतान उठाया और सेठ के सर पर मार दिया। वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आया और हम भागने लगे, पर पता नहीं क्यों मुझे उस पर रहम आ गया। मेरा दोस्त मुबीन मुझे घसीट रहा था, कह रहा था कि उसे छोड़ दो वरना ये हमें मार देगा, पर मुझसे उसका इतना बहता खून देखा नहीं गया। मैंने गार्ड को आवाज दी और फौरन सेठ को लेकर अस्पताल पहुंचे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, अंदर सेठ साहब आपको बुला रहे हैं। हम जैसे ही उसके पास पहुंचे तो मैंने माफी मांगी। वो मुस्कुराने लगा और तभी उसका वकील आया और उसने मुझे फाइल्स थमा दी। सेठ ने कहा, आज से सब कुछ तुम्हारे हवाले किया, मैं बहुत गलत इंसान हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो अभी बात कर ही रहा था जब उसकी सांसें उखड़ने लगी और वो सेठ हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। एक ही पल में सब कुछ हुआ था। मेरे दोस्त ने कहा, परेशान मत हो, हमारा कौन सा इरादा था उसे मारने का, वैसे भी बूढ़ा मरने वाला था। ये शुक्र है कि जाते जाते वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर गया, तुम्हारे सब मसाइल हल हो गए। लेकिन अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ देखना आसान नहीं होता, और ये मुबीन का ही एहसान था जो मैं सही सलामत अपने घर पहुंच चुका था। मुबीन कुछ माह बाद अपने बाप के पास जर्मनी चला गया। ज्यादा के पीछे भागने से बेहतर है इंसान इज्जत की कमा कर एक वक्त की रोटी खा ले, लेकिन कभी किसी गलत रास्ते का इंतखाब मत करे जैसे मैंने किया था। और जरूरी नहीं कि हर